नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। बिहार में 8 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, लेकिन व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। सभी लोग मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाए रखें। दरअसल बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 5 मई से लॉकडाउन लगाया था, वहीं इसे अब 8 जून तक के लिए बढ़ाया गया है। तो बता दें कि बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 8 जून तक लॉकडाउन को आगे एक्सटेंड करने का यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन पार्ट 4 की शुरुआत 2 जून से होगी, यानी कि 1 जून तक लॉकडाउन पार्ट 3 था और अब पार्ट 4 की शुरुआत 2 जून से लेकर 8 जून के बीच पूरे सूबे में बिहार में लॉकडाउन लगा रहेगा। लेकिन इस लॉकडाउन में कई रियायतें हैं, खास करके व्यापारियों को राहत दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए यह जानकारी भी दी है बिहार की जनता को कि बिहार में लॉकडाउन को अभी आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमण को पूरे तरीके से रोका जाए, उसके रोकथाम को लेकर। इस बीच कोरोना गाइडलाइंस का अभी भी पालन करना है। संक्रमण दर भले ही पूरे सूबे में कम है, लेकिन इसे और कम करना है, इसलिए लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाता है और लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, अनावश्यक घरों से बाहर न निकले। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया है। बिहार में लॉकडाउन पार्ट 4 की शुरुआत 2 जून से होने वाली है, जो कि 8 जून तक चलेगी। और अब ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे कि इस लॉकडाउन पार्ट 4 में क्या कुछ छूटें दी गई हैं, क्या कुछ रियायत है और क्या कुछ पाबंदियां है। तो कहां मिलेगा छूट? दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाएं को पूरी तरीके से छूट दी गई है। तो जो छूट इस बार लॉकडाउन पार्ट 4 में मिलेगा वो हम आपको बता रहे हैं। दवा दुकानें हो, मेडिकल लैब हो, नर्सिंग होम हो, एम्बुलेंस, इन पर छूट है। इस लॉकडाउन पार्ट 4 में आपको बता दें कि ठेले पर घूमकर फल सब्जी बेचने वालों को सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक अनुमति मिली, यानी कि इस अवधि के बीच में ही वो ठेले पर घूमकर फल या सब्जी बेच सकते हैं। तो ये उन्हें छूट इस बार लॉकडाउन पार्ट 4 में दिया गया है। समय की अवधि है सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक के बीच में। उसके बाद कहां छूट मिलेगा हम आपको बताएं। रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकानों को होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 से रात 9 बजे तक की छूट है, यानी कि 12 घंटे तक आपकी सर्विस में रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें जो है होम डिलीवरी वाले हैं वो लगे रहेंगे, यानी सुबह 9 से रात के 9 बजे तक के लिए। इस पे भी बिहार सरकार ने छूट दी है। आपको बता दें कि बिहार में लॉकडाउन पार्ट 4 में मनरेगा और शहरी क्षेत्रों में रोजगार योजना को भी छूट मिली है, यानी कि बड़ी खबर है। मनरेगा और शहरी क्षेत्रों में रोजगार योजना जो है उसको भी छूट मिलेगी। लॉकडाउन पार्ट 4 में नीतीश सरकार ने यह देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। आपको बताएं कि बिहार में लॉकडाउन पार्ट 4 में अस्पताल और अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, चाहे वो पशु स्वास्थ्य सहित हो, उनको भी छूट दी गई है। यानी कि कोरोना संक्रमण के इस रोकथाम को लेकर जो लॉकडाउन पार्ट 4 लगाया गया है, इसमें जो छूट मिली है, इसमें अस्पताल एवं अन्य संबंधित जो स्वास्थ्य की जो भी व्यवस्था है उस पर छूट दी गई है। तो ये बता दें, और ये हमने आपको बताया कि लॉकडाउन पार्ट 4 में कहां छूट मिलेगी। अब आपको बताएंगे कि लॉकडाउन पार्ट 4 में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा पिछले 3 लॉकडाउन के। तो लॉकडाउन 4 में क्या होगा खास? सभी प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे, सिर्फ जरूरी सेवाओं के कार्यालयों को खोलने की अनुमति है। जितने भी निजी कार्यालय हैं वो बंद रहेंगे, सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए कार्यालयों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। ये सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें क्या कुछ खास है लॉकडाउन पार्ट 4 में, ये हम आपको बता रहे हैं। अनावश्यक आवागमन पैदल सहित पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अगर आप अपने घरों से बेवजह बाहर निकलते हैं तो प्रशासन आपसे उसी तरह निपटेगी जैसे आगे पीछे, मतलब जो पीछे लॉकडाउन में आपसे निपटा गया है, यानी आपको अनावश्यक घरों से नहीं निकलना है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य वाहनों का परिचालन भी बंद रहेगा। अगर आप जरूरी सेवाओं के लिए निकल रहे हैं, उसका पास आपको दिखाना पड़ेगा, उसके लिए आपको वाहनों का परिचालन जाने दिया जाएगा। लेकिन जो आवश्यक सेवाएं हैं उसको छोड़कर जो अन्य बेवजह जो गाड़ियां घूम रही हैं उसके परिचालन पर भी रोक रहेगा लॉकडाउन पार्ट 4 में। तो बता दें आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य वाहनों का परिचालन भी बंद रहेगा। ये बातें जो लॉकडाउन पार्ट 4 में क्या कुछ खास है हमने आपको बताई है।
और नियम के उल्लंघन करने पर गाड़ियों पर लगेगा जुर्माना, यानी कि जिस तरीके से बाकी के पीछे 3 के जो लॉकडाउन पार्ट 3 लगे थे उसमें भी जो जुर्माना वसूला गया, लॉकडाउन पार्ट 4 में भी उसे आगे बढ़ाया गया, कंटिन्यू किया गया है। अगर आप बेवजह घूमते हैं आपका जुर्माना वसूला जाएगा। लॉकडाउन पार्ट 4 में सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, कॉलेज में परीक्षाएं नहीं होंगी, यानी सभी शैक्षणिक संस्थान जो है उसे भी लॉकडाउन पार्ट 4 में फिलहाल के लिए बंद किया गया है। जो 8 जून तक के लिए लॉकडाउन पार्ट 4 पूरे बिहार में लगाया गया है, सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। साथ ही सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रखने का निर्णय है। जिस तरीके से लॉकडाउन पार्ट 1 की जो शुरुआत हुई थी 5 मई से, और उसमें देखा गया था कि सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया था, उसको आगे भी बढ़ाया गया है। लॉकडाउन पार्ट 4 में सभी धार्मिक स्थल को अभी भी बंद रखा जाएगा। मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक है। आप बेवजह मनोरंजन, खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक आयोजनों का आयोजन नहीं कर सकते, उस पर रोक लॉकडाउन पार्ट 4 में लगाई गई। ये कुछ खास बातें हैं जो हम आपसे बता रहे हैं। और आपको बता दें कि सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, स्टेडियम, जिम, पार्क सभी बंद रहेंगे। लॉकडाउन पार्ट 4 में सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, स्टेडियम, जिम, पार्क सभी बंद रहेंगे। जो लॉकडाउन पार्ट 1 से शुरुआत की गई है उसे आगे भी बढ़ाया गया है। लॉकडाउन पार्ट 4 में बेवजह इन सबको भी नहीं खोला जाएगा, चाहे वो सिनेमा हॉल हो, मॉल हो, क्लब हो, स्टेडियम हो, जिम हो और पार्क हो। ये अभी भी लॉकडाउन पार्ट 4 में यानी कि 8 जून तक बंद रहेंगे। बिहार सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार में कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर नीतीश सरकार ने लॉकडाउन को 8 जून तक बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। इस बार लॉकडाउन में आम लोगों को काफी रियायत दी गई है। वहीं डीटीवी भारत ने लॉकडाउन पार्ट 4 को लेकर पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह से खास बातचीत की है। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। लॉकडाउन की अवधि को एक बार और बढ़ा दिया गया है, 8 जून तक अवधि कर दी गई है। हमारे साथ पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह हैं, उनसे जानेंगे क्या रियायतें दी गई हैं। सर, क्या नए नियम है और क्या रियायतें दी गई हैं? अभी जो 8 जून तक बढ़ा है एक तरह से लॉकडाउन हम लोगों का, उसमें कुछ रियायत दी गई है। मुख्य रूप से 2 हैं। एक तो दुकानों के खुलने का समय बढ़ाया गया है, जो पहले 6 बजे से 10 बजे था उसको 6 बजे से 2 बजे तक किया गया है। दूसरा, पहले कुछ इसेंशियल जो दुकानें थी वही खुल रही थी, अब जो है सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी, लेकिन अल्टरनेट डे पर खुलेंगी। इस प्रकार से हम लोग सभी दुकानों की ग्रुपिंग करके आदेश निर्गत कर रहे हैं, जिसमें कि हर अल्टरनेट डे पर कुछ कुछ समूह की दुकानें खुलें और पूरे सप्ताह में सभी प्रकार की दुकानें किसी न किसी दिन खुलें। एक दिन नहीं खुलें ताकि भीड़ भाड़ नहीं हो। हम लोगों का उद्देश्य यही है कि अभी भी भीड़ भाड़ को हम लोग रोक करके कोरोना संक्रमण को पूरी तरह से हम लोग समाप्त करें। इसीलिए अन्य प्रतिबंध उसी प्रकार से लगे हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से निजी वाहनों का परिचालन अभी भी प्रतिबंधित है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, पार्क इत्यादि अभी भी प्रतिबंधित हैं, तो उसका पालन करें सभी लोग। और कोरोना, हम लोगों का यही अपील है कि कोरोना कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए कोई ढील नहीं होनी चाहिए, ढिलाई नहीं होनी चाहिए। हम लोग अतिरिक्त सतर्कता बरतें ताकि हम लोग पूरी तरह से इसको समाप्त कर सकें। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, पटना के जिलाधिकारी, जिनका साफ कहना है कि कई रियायतें भी दी गई हैं और कई जो सावधानियां वो बरतने की जरूरत है। फिलहाल 8 जून तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। निषेध ठाकुर, डीटीवी भारत, पटना। बिहार सरकार के द्वारा कोरोना के कहर पर अंकुश लगाने के लिए 8 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा इस दौरान कुछ रियायत भी दी गई है, जिसके बाद अब 2 जून से 8 जून तक शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के दुकान और प्रतिष्ठान सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक खुले रहेंगे। साथ ही सरकारी कार्यालयों में 25% लोग काम करेंगे। जिसके बाद भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि गृह विभाग के द्वारा अधिसूचना उन्हें प्राप्त हो चुकी है। वो प्राप्त अधिसूचना का मंथन कर जल्दी किस दुकान को किस दिन खोलना है उसका फैसला लेंगे। साथ ही डीएम ने कहा कि जिस तरह से लगातार लोगों का सहयोग लॉकडाउन के दौरान मिला है, आगे भी सभी को मिलकर कोरोना महामारी से इसी तरह लड़ना है। जिले में काफ़ी कम केस आ रहे हैं, 50 से भी कम केस। कल आप देखेंगे तो 20 से भी कम केस हम लोगों के जिले में आए हैं। तो इस गति को बरकरार रखना है और जब तक सभी लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, लोग अगर मास्क नहीं पहनेंगे, भीड़ भाड़ लगाएंगे, सामाजिक जो सोशल डिस्टेंसिंग होता है, सामाजिक दूरी, उसका पालन नहीं करेंगे, तो फिर केस बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया सकता है। तो यही मेरी अपील होगी कि एक तरह से अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसमें सब लोगों को सहयोग करना चाहिए और जो सरकार का गाइडलाइन है, जो आदेश जिला स्तर पर निकलेगा।
बेगूसराय में दुकानदारों का पुलिस को भगाने का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो फुलवरिया थाना क्षेत्र के मिर्चैया चौक की है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस दुकान बंद कराने पहुंची थी, तभी दुकानदारों ने पुलिस को भगा दिया। दुकानदारों का आरोप है कि लॉकडाउन के नाम पर पुलिस लगातार दुकानदार और व्यवसायियों को अपना निशाना बना रही है और उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, बेगूसराय की ये तस्वीरें जहां से पुलिस को दुकानदारों ने खदेड़ दिया है। इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है स्थानीय दुकानदारों के द्वारा कि उन्हें पुलिस बेवजह परेशान करती है। वहां के जितने भी व्यवसायी हैं उन्हें बेवजह पुलिस लॉकडाउन के बीच आकर परेशान करती है, जिससे तंग आकर लोगों ने आज पुलिस को ही खदेड़ दिया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। बेगूसराय की ये पूरी बात है, बेगूसराय का पूरा मामला है जहां पर पुलिस को दुकानदारों ने ही खदेड़ दिया है। फुलवरिया थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 4 बच्चों की मौत हो गई। इसमें से एक बच्चा कोरोना संक्रमित पाया गया, जबकि 3 बच्चों में निमोनिया की शिकायत थी और वो कोविड पीड़ित नहीं थे। 4 बच्चों की मौत के बाद राज्य में हड़कंप मचा है और आशंका जताई जा रही है कि कोरोना जिस तरह तीसरी लहर का जिक्र कर रहा है, जो उस पर तीसरी लहर का जिक्र किया जा रहा है, कहीं ये उसी से संबंधित तो नहीं। हालांकि ये कयास है। वहीं अस्पताल ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत शवों को सौंपा है। जानकारी के मुताबिक 2.5 महीने के बच्चे की मौत कोरोना संक्रमण के बीच पिछले 12 मार्च को बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कटिहार के पोखरिया में लगभग 1 करोड़ की लागत से आयुष्मान भारत अस्पताल का विधिवत उद्घाटन किया, लेकिन आज इसकी हालत बेहद खस्ता हो चुकी है। इस अस्पताल में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। ऐसे में डिप्टी सीएम के गृह जिला होने के बावजूद अस्पताल की हालत को लेकर सरकार पर विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर है। आखिर क्या कारण है कि करोड़ों की लागत से बना ये भवन जर्जर और लबारिश स्थिति में पड़ा हुआ। शोभा के लिए डॉक्टर नहीं आए थे, डॉक्टर नहीं आए थे। नर्सों के द्वारा इस अस्पताल में सिर्फ 1 दिन टीकाकरण 12 मार्च को उसमें दिखाइए उसको 12 मार्च को उसमें हुआ, 12 मार्च को हुआ, 12 अप्रैल को हुआ, 12 अप्रैल को हुआ, 21 मार्च को इसका उद्घाटन हुआ है और 12 अप्रैल को 1 दिन कोरोना टीकाकरण हुआ। उस दिन के बाद से ये अस्पताल बंद है। आखिर क्या कारण है कि करोड़ों की लागत से बना ये भवन जर्जर और लबारिश स्थिति में पड़ा हुआ। शोभा के लिए बनाया गया है। आखिर क्या कारण है? बिहार के डिप्टी सीएम को जवाब। बेगूसराय में जिलाधिकारी ने चिकित्सकों के साथ प्रेस वार्ता कर वैक्सीनेशन पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह के बाद टीकाकरण में कमी आने पर बात की है। वहीं उन्होंने डॉक्टरों के साथ प्रेस वार्ता कर लोगों से टीका लेने की अपील भी की है। दरअसल 18 प्रखंडों के लिए 24 वैक्सीनेशन वाहन गांव में घूम कर टीकाकरण के लिए भेजे गए, लेकिन दर्जनों जगहों पर लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। इसी को लेकर डीएम ने जिले के आधा दर्जन बड़े चिकित्सकों के साथ प्रेस वार्ता कर लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की है। पिछले 4-5 दिन से टीका वैक्सीनेशन के लिए टीका एक्सप्रेस जा रहा है गांव में, तो कुछ जगहों पे रिफ्यूजल के मामले आ रहे थे, तो प्रखंड विकास पदाधिकारियों को हम लोगों ने भेजा, वहाँ पे MICs को भेजा कि जाके बात करें जनप्रतिनिधियों से, लोगों से क्या कारण है। कुछ बातें जो निकल के आई कि बहुत सारे लोगों में अफवाह फैली हुई है कि इससे इनफर्टिलिटी हो सकती है, या कोई एक फेक न्यूज सोशल मीडिया पे चली थी। वैशाली जिले के महुआ अनुमंडल के गौरौल में शादी समारोह के मौके पर एक बार फिर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान मोहम्मदपुर पोजा गांव में देर रात तक अश्लील गानों पर बार बालाओं का फूहर डांस चलता रहा। यही नहीं, इस दौरान मंच पर बार बालाओं के साथ डांस कर एक युवक के द्वारा खुलेआम पिस्टल से कई फायरिंग की गई, जिसका वीडियो कैमरे में कैद भी हो गया है। हैरत की बात तो यह है कि इस पूरे घटनाक्रम से पुलिस प्रशासन पूरी तरह बेखबर है। औरंगाबाद में सरकार के नियमों की खूब खिल्ली उड़ रही है। सरकार की मनाही के बावजूद भी हर्ष फायरिंग की जा रही है।
नबीनगर के तिलक समारोह में एक युवक द्वारा हर्ष फायरिंग की गई, जिससे एक महिला को गोली लग गई और मौके पर ही महिला की दर्दनाक मौत हो गई। फायरिंग के बाद आरोपी युवक फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि युवक नशे में धुत था। अब सवाल यह कि जब पुलिस को समारोह की सूचना थी तो वहां पर कोई व्यवस्था आखिर क्यों नहीं थी? हमारी जो एक्सपायर हुई हमारी भाभी हैं, वो मेरे मामा के यहाँ गई थी शादी में। वहाँ शादी में जाने के बाद तिलक समारोह हो रहा था। तिलक समारोह में ये सब अपना ऊपर थे। इसी मामला में दौरान में फायरिंग हुआ। मेरे भाभी को सर में लगा। भागलपुर जिले के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर हेमशंकर शर्मा की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें योग शिक्षक बाबा रामदेव के बयानों पर नाराजगी जताकर हमला बोलते हुए डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने बताया कि ऐसे व्यक्ति को देश के किसी भी संविधान से जोड़ना और लोकतांत्रिक अधिकार नहीं मिलना चाहिए। जो देश के हित के लिए बात ना करे, ऐसे व्यक्ति को देश में जीने का अधिकार ही नहीं। प्रक्रिया अपना रहे हैं बाबा रामदेव जी, आप उससे अपनी बातों को वापस लीजिए। आपको आगे बढ़कर आना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए और हमारे साथ खड़े होना चाहिए। इससे उलट आप जनता को भरगला रहे हैं। कहते हैं आधिकारिक स्टेटमेंट मैंने देखा है, नहीं मैं तो योग करता हूं, मुझे कहां कोरोना। लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के नंदनामा गांव में दो दबंग भाइयों ने 6 महीने पहले खेत के पटवन के लिए नंगा तार खींचा था। लोगों के बार बार कहने के बाद भी तार को नहीं हटाया, जिसके कारण एक दलित की मौत नंगे तार की चपेट में आने से हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। बेगूसराय जिले के सिंघौल में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। घटना सदर अनुमंडल क्षेत्र के सिंघौल थाना अंतर्गत अमरौर गांव की है। बताया जा रहा है कि अमरौर निवासी चंद्रशेखर महतो के बेटे विकास कुमार पानी पीने के लिए जा रहा था और इसी कड़ी में वो नंगे तार की चपेट में आ गया और घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा है। बाथरूम को उसको देख के बिजली के तार नीचे वो लटका हुआ है। जब तक गए तब तक तो वो अपना बेहाल में हो गया। जब तक हम तार छुड़ाए तब तक वो अपना दम तोड़ दिया। वहीं कहाँ पे? अपने घर के पास खाना खा के वो पानी चापाकल पास पीने जा रहा था। वही दरमियान उसके नंगा तार था, हाथ ऊपर करके निकला, बस उसी पर सट गया। लखीसराय जिले के चानन थाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर बालू माफियाओं के खिलाफ छापेमारी की गई, जिसमें बसवा चौक के पास अवैध बालू लोडेड एक ट्रैक्टर बालू गिराकर भाग रहा था, जिसे खदेड़कर पकड़ा गया। बताते चले कि बालू ढुलाई पर अभी तक पूरे चानन प्रखंड में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है। फिर भी बालू माफियाओं द्वारा नक्सल क्षेत्र होने के कारण फायदा उठाते हुए अवैध बालू ढुलाई का काम अभी भी किया जा रहा है। खबरें आगे और भी, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सफारी। मैं पटना रंगमंच का एक अभिनेता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसको सुनते ही मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब लोग परेशान हो गए थे। ऐसी स्थिति में मैं घबराते हुए नहीं बल्कि हौसले से और समझदारी से काम लेते हुए डॉक्टरों की सलाह पर घर में ही रह करके खुद का इलाज किया और सारी सुविधाएं ली और दिन में 3 बार भाप लिया और जो भी चीज़ होता है इन चीज़ों पर संयम रखा और इन चीज़ों का काम किया। तब जा करके मेरी स्थिति में सुधार हुआ और आज मैं कोरोना निगेटिव हूँ। हाँ, मैंने कोरोना को हराया है। आप भी हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अपनों का सहयोग लीजिए और कोरोना पे जंग जीतिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सुरक्षा सप्ताह के रूप में जारी लॉकडाउन को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता से लॉकडाउन को लेकर छूट देने के लिए सुझाव मांगा, जिसके लिए सीएम सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि साथियों, कैसा होना चाहिए अनलॉकिंग। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में आपके दिए सहयोग से हमने कोरोना के दूसरे लहर पर काबू पाया है। जीवन और जीविका के इस संघर्ष में अब हमारा ध्यान जीविका पर है, इसलिए आप अपने बहुमूल्य विचार कमेंट कर साझा करें कि कैसी होनी चाहिए अनलॉक 1 की प्रक्रिया।
धनबाद के हीरापुर के छोटे छोटे व्यवसायियों ने सूबे के मुख्यमंत्री से हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि कोरोना काल के दूसरे लहर में जिस प्रकार से अपनी सूझबूझ लाकर परिचय देते हुए लोगों ने जीवन की रक्षा की, उसी तरह से अब लॉकडाउन में छूट देकर दुकानदारों की आजीविका चलाने को लेकर भी गंभीरता दिखाएं। वहीं जिले के हीरापुर पार्क मार्केट चैंबर के अध्यक्ष मनोरंजन सिंह ने कहा कि लॉकडाउन लागू हुए 1 माह से ऊपर हो गया है, अब छूट नहीं मिली तो लोग भूखे मर जाएंगे। मैं माननीय मुख्य महोदय को जो कोरोना सीमित साधन के बावजूद भी जो कोरोना में उन्होंने जो कंट्रोल किया पूरे झारखंड में, खास करके धनबाद में जो कोरोना का संक्रमित मरीजों की संख्या में जो गिरावट आई, उनके लिए उन्हें मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं तथा उन्होंने जो जीवन बचाया उनके लिए भी बहुत धन्यवाद। लेकिन अब जीविका चलाने के लिए भी हम लोग को कुछ। झारखंड के चतरा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार और रोटी बैंक के संयुक्त तत्वाधान में चलाए जाने वाले जागरूकता रथ को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह प्रचार वाहन जिले के विभिन्न प्रखंडों के गांवों तक पहुंचकर लोगों को कोरोना टीकाकरण के लिए जागरूक करेगा, जिससे कोरोना को हम हरा सकेंगे। गुमला में पुलिस और प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक नक्सली मारा गया। एनकाउंटर के दौरान दोनों ओर से करीब 1 घंटे तक लगातार फायरिंग हुई। बाद में पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। ये मुठभेड़ चैरपुर थाना इलाके के मरवा जंगल में हुई है। गुमला में हुए इस एनकाउंटर में जिला पुलिस और सीआरपीएफ की टीम संयुक्त रूप से शामिल थी। इस दौरान पुलिस ने मारे गए नक्सली के शव को बरामद कर लिया है, लेकिन उसकी पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। बोकारो जिले के बोकारो थर्मल पावर स्टेशन राज्य के रास्ते मुख्य मार्ग पर पुलिया के नीचे से सीआरपीएफ ने 15 किलो की एक केन बम बरामद किया है। इसके बाद सीआरपीएफ के बम निरोधक दस्ते ने बम को निष्क्रिय कर दिया। वहीं बम निष्क्रिय होने के बाद एक बड़ी घटना भी टल गई है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सीआरपीएफ और पुलिस के पेट्रोलिंग वाहन को उड़ाने के लिए नक्सलियों ने केन बम को प्लांट किया गया हो। एक लैंड माइन्स जो है पुलिया के नीचे लगाया हुआ था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी। उसको सीआरपीएफ की जो बीडीटी टीम है उसके साथ आकर के इसको निष्क्रिय कर दिया गया है और पुलिस इस संबंध में जांच और छानबीन आरंभ की है। हम लोग इसके सभी एंगल को देख रहे हैं। कितने शक्ति का था सर? ये अभी तो तुरंत बताना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन काफ़ी शक्तिशाली था। तो खबरों में इतना ही, आप दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। लेकिन जाने से पहले, जैसा कि लगातार डीटीवी भारत आपसे यह अपील कर रहा है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। लॉकडाउन पार्ट 4 बढ़ाया गया है। सूबे में अब लॉकडाउन की अवधि को 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको सतर्क रहना है। जो भी इसे देख रहे हैं, कृपया करके कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें। नमस्कार। बिहार में 8 जून तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। व्यापार के लिए दी गई अतिरिक्त छूट। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी जानकारी। डीएमसीएच में 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत। एक 2.5 महीने का मासूम कोरोना का हुआ शिकार। बच्चों की मौत से मचा हड़कंप। देश के साथ बिहार में तेजी से घट रहा संक्रमण दर। पिछले 24 घंटे में देश में मिले 1,52,734 नए मरीज, तो बिहार में मिले 1,475 मरीज। कोरोना संक्रमण से मुक्त हो रहे झारखंड को मिलेगी लॉकडाउन से राहत। सीएम सोरेन ने अनलॉक के लिए जनता से ट्विटर पर मांगा सुझाव। बिहार में कोरोना जांच में आई कमी पर राजद ने सरकार पर बोला हमला। कहा कोरोना को लेकर सरकार नहीं है सजग, लगातार बढ़ती जा रही है सरकार की लापरवाही। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट व्यवसायी को हो रही काफी परेशानी। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष ने लगाई मदद की गुहार। राज्य सरकार से किया टैक्स माफी की मांग। मोकामा में सरकारी अस्पतालों की हालत बेहद खराब। जलालपुर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लटका ताला। ग्रामीणों ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टर और नर्स की नहीं की गई है तैनाती। मुंगेर जिले में बाढ़ की आशंका पर जिला प्रशासन ने की तैयारियां तेज। भागलपुर से एसडीआरएफ की 6 सदस्यीय टीम पहुंची मुंगेर। टीम के सदस्यों ने लाइफ बोट, लाइफ जैकेट के साथ अन्य सामानों का लिया जायजा।
बक्सर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने, दोनों पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट। इस दौरान 2 लोग हुए जख्मी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। बक्सर पुलिस ने मुरार हत्याकांड का किया खुलासा। पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, जबकि अभी भी 3 आरोपी फरार। औरंगाबाद दाऊदनगर थाना क्षेत्र के ऑटो चालक हत्याकांड मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को धर दबोचा, जबकि मुख्य अपराधी अब भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर। रोहतास में करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत, 6 मजदूर बुरी तरह जख्मी। सभी मजदूर मोतिहारी जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वैशाली जिले में लगातार हुए बारिश ने सैकड़ों परिवार को किया बेघर। सरकारी स्कूल में रहने को मजबूर हुए लोग। जिला प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। जामताड़ा में व्यक्ति ने आर्थिक तंगी के कारण फांसी लगाकर की खुदकुशी। परिजनों में मचा कोहराम। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। धनबाद में वज्रपात की चपेट में आने से 45 वर्षीय शख्स की मौत। मृतक अपने नवनिर्मित मकान की कर रहा था घेराबंदी। इसी दौरान हुआ हादसा। कटिहार में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की रिहाई को लेकर कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। जाप जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में 3 सूत्री मांगों को लेकर निकाला गया मशाल जुलूस। कार्यकर्ताओं ने कहा, मांगे पूरी नहीं होने पर करेंगे आंदोलन। नालंदा में मछली मारने के विवाद को लेकर मारपीट और फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 दबंगों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस तीनों से कर रही पूछताछ। मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ है। और मुझे लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है, क्योंकि हम अब हमें आदत सी हो गई है मास्क और सैनिटाइज़र्स के साथ जीने में। और